नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज फिजिक्स का एक नया टॉपिक जो हमने लिखवाया है आपको पीछे जितने भी सिलेबस में लिखा हुआ है उसे सिलेबस वाइज आपको मैं कवर करा रहा हूँ। और आज जो टॉपिक है वो है ध्वनि। ठीक है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ध्वनि। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए क्योंकि यहाँ से पीछे पूछे गए हैं। तो एक बार आप इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, जो ध्वनि है इसको आप जरूर पढ़िएगा। और इसके बाद इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, मैं जैसे दो चार टॉपिक बचा हुआ है मुख्य फिजिक्स में, ये दो चार टॉपिक को मैं कंप्लीट करा लूंगा और इसके बाद आप लोग को इसका सबका ऑब्जेक्टिव मैं करा दूंगा। तो आज आप अच्छे तरीके से ध्वनि को जरूर देखिएगा और कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से बनते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आज यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आज ध्वनि जो है, ठीक है, समझिएगा इस बात को, ध्वनि से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं अपना पहला जो प्रश्न हमारा क्या है। ठीक है, ध्वनि जो है, साउंड, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या प्रश्न बनते हैं वो समझिए। पहला करा है कि जो ध्वनि है, ठीक है, ये जो आपका ध्वनि है इसको जरा समझिएगा अच्छे से, क्या क्या प्रश्न इनसे बने हुए हैं। ठीक है, ध्वनि से तो देखिए, पारा जो ध्वनि है यानी जेट वायुयान से वायुमंडल के कह रहा है कि किस परत को क्षति पहुंचती है। जो जेट होता है आपका सुपरसोनिक जेट जो होता है, उससे कह रहा है कि किस मंडल को, ठीक है, जो हमारे मंडल कई सारे मंडल जो है उनमें से किस मंडल को क्षति पहुंचता है। तो वो पहुंचता है आपका ओजोन मंडल को। किसको पहुंचता है? ओजोन। और सबसे पहला जो मंडल होता है हमारा क्षोभ मंडल है। ठीक है, और वहां पे उसी मंडल में जितने भी बारिश वारिश मौसम का होता है सब उसी में होता है। और जो मेरा एरोप्लेन जो उड़ती है वो संताप मंडल में उड़ती है। तो यहाँ से भी बात आपको ध्यान रखना है। फिर कह रहा है कि पाराध्वनि से किस मंडल को हानि पहुंचती है, तो वो हो जाएगा आपका ओजोन परत। ये बात का ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, ठीक है, आगे प्रश्न यहां से बना हुआ है कि ध्वनि, ठीक है, करा है कि डेसिबल जो इकाई है वो डेसिबल इकाई किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। देखिए, लगेगा आपको प्रश्न आसान है, लेकिन ये प्रश्न आसान नहीं है। ऐसे एग्जाम में आते हैं और ऐसे ही प्रश्न आप गलत कर दीजिएगा तो फिर आपका रिजल्ट नहीं बन पाएगा। तो आप इन सभी प्रश्नों को भी ध्यान से देखिए और एक एक करके इन सबको कवर करने का प्रयास कीजिए। कि कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता, ठीक है, इसको किस में मापी जाती है, तो डेसिबल में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ध्वनि के स्रोत व परावर्तन के सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई दे। कह रहा है कि जैसे इकोसिस्टम होता है, ठीक है, उस कितनी होनी चाहिए, तो 16.5 या इसको हम 17 मीटर भी कह सकते हैं, इतना होता है। जैसे इकोसिस्टम होता है, जो स्पष्ट एक ध्वनि सुनाई दे उसके लिए कितनी दूरी होनी चाहिए, तो वो होता है आपका कितना होता है 16.5 यानी मीटर। यानी हम इसको 17 मीटर में अप्रॉक्स में रखते हैं। अगर पूरा लेके चलिए तो 17 मीटर भी होता है। और एक और बोलता है कि दृष्टि के दूरी से पूछता है कि न्यूनतम दृष्टि कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ये भी बात आप ध्यान जरूर रखिएगा। आगे देखिए, आगे यहाँ पे प्रश्न ये बन रहा है, ठीक है, आगे प्रश्न ये बन रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। ठीक है, वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो कितना होता है, तो 343 यानी 342 होता है मीटर पर सेकेंड होता है। ध्यान रखिएगा। जो समुद्र तल पर 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ये बात को ध्यान जरूर रखना है। आगे हमारा प्रश्न बनता है कि सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है, इसका क्या कारण है। जैसे आप देख रहे हैं सभागार में होंगे या सिनेमा हॉल में होंगे, तो ध्वनि बंद होने के बाद कुछ समय तक उसमें गूंजता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है अनुरणन। ठीक है, इसको बोलते हैं अनुरणन, यानी वही इकोसिस्टम जो होता है जिसके कारण वो गूंजता है। इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है, इकोसिस्टम होता है। आगे देखते हैं, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात जो करते हैं वो नहीं सुन सकते हैं, इसका कारण क्या है। कह रहे कि चंद्रमा के सतह पे दो व्यक्ति और जो एक दूसरे से बात करते हैं वो एक दूसरे को नहीं सुन सकते, ऐसा क्या कारण है। तो ऐसा कारण यह है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है और वायुमंडल न होने के कारण ही वो एक दूसरे को बातों को नहीं सुन सकते। अभी बात आपको ध्यान जरूर रखना है। वह जैव पद्धति जिसमें पराध्वनि, ठीक है, परा जो प्रस्रव्य जो ध्वनि है उसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वह जैव पद्धति जिसमें प्रस्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सोनोग्राफी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सोनोग्राफी। तभी बात आपको ध्यान जरूर रखना है। आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, जो WHO है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनुसार 45 डेसिबल की जो ध्वनि है वो मानव के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूछेगा कि मानव को सुनने के लिए कितनी जो डेसिबल की ध्वनि है वो एक उपयुक्त मानी जाती है, तो 45 डेसिबल। इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा।
चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकता है, अपना शिकार भी वो कर सकता है, आखिर इसका कारण क्या है? चमगादड़ रात में सभी चीज़ें अच्छे तरीके से कर सकता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि जो वो लोग उड़ता है, ठीक है, जब वो उड़ता है तो उड़ते समय उसका क्या होता है कि प्रतिध्वनि तरंगें उत्पन्न होती है और उस ध्वनि से वो इंडिकेट कर पाता है, उसी से वो जान पाता है कि हमारा शिकार किधर है। आगे समझिए, वे पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा वो निर्देश कर पाते हैं। ये देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में बना है, ग्रुप डी, रेलवे, दरोगा, कई बार बना हुआ कि टीवी का जो रिमोट होता है, ठीक है, जो सेंसर आप देखते हैं ना, टीवी का रिमोट जो होता है उसमें किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कह रहा है कि जो टीवी का रिमोट होता है उसमें किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें होता है औरक्त तरंग। कौन सा होता है? औरक्त तरंग। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो टीवी का रिमोट होता है उसमें कौन सा तरंग होता है, तो औरक्त तरंग होता है, बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन से विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है उसका प्रयोग में लाई जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा औरक्त विकिरण, ठीक है, भी ध्यान रखना है क्या हो जाएगा, औरक्त। तो टीवी रिमोट में भी यही होता है। आगे देखते हैं, जब सितार और बांसुरी पर, ठीक है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर में बजाया जाए, करे कि सितार भी है और बांसुरी है, दोनों पर एक ही स्वर में बजाया जाए, तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किसके कारण होता है, तो ध्वनि गुणवत्ता के आधार पर, ठीक है, किसका होता है, ध्वनि गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है, इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। अगला है कि जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेग का आरोही क्रम क्या है? आरोही मतलब होगा सबसे बड़ा किसमें, तो नाइट्रोजन में ज़्यादा, फिर उससे कम जल, फिर उसके बाद क्या होगा, लोहा होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होगा, फिर जल में उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर सबसे कम कहाँ हो जाए, सब जल में थोड़ा उससे कम, और लोहा में सबसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, भी बात ध्यान जरूर रखिएगा। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक और द्रव माध्यम में क्या होती है, उससे कम, तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है, ठीक है। अगर निर्वात हो जाएगा तो वहां तो होगा ही नहीं, ठीक है, निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है, ध्वनि गमन नहीं करती है। तापमान पर ध्वनि की वेग का क्या प्रभाव पड़ता है, करें कि तापमान पर ध्वनि की वेग का क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान के घट जाने से ध्वनि की जो वेग होती है वो बढ़ जाती है, ध्वनि की वेग क्या होती है, बढ़ जाती है। देखिए ठंडे के दिनों में क्या होता है कि हम लोग दूर से भी बोलते हैं तो सुनाई देता है, लेकिन गर्मी के दिनों में उतना नहीं हो पाता है, ये भी बात आपको ध्यान जरूर रखना है। ध्वनि तरंग ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है, जो ध्वनि तरंग है वो ठोस में और गैस दोनों में तथा धातु में ध्वनि का वेग क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा, निर्यात में गमन ध्वनि नहीं करती है, ठोस में और गैस दोनों में गमन कर सकती है, निर्यात में गमन नहीं कर सकती है। और पूछेगा कि ध्वनि की जो गति है वो सबसे ज़्यादा किस में होगी, तो वो किस में होगी, आपका ठोस में, स्टील में ज़्यादा होती है, बात को आपको ध्यान जरूर रखना है। स्टेथोस्कोप, ठीक है, जो सिद्धांत है, स्टेथोस्कोप का जो सिद्धांत है क्या होता है, स्टेथोस्कोप आप देख रहे हैं जो धड़कन को मापने के लिए डॉक्टर आला को बोलते हैं उसको यूज करता है, वो ध्वनि के प्रसभ्य सिद्धांत पे ही काम करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, ये भी आपको पता है। और ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना नहीं घट सकती है, ठीक है, कौन सी घटना जो है वो नहीं घट सकती है, और ध्वनि का तत्व, ठीक है, किस पर निर्भर करता है, ठीक है, ध्वनि का तत्व किस पर निर्भर करता है, और ध्वनि का कारण क्या है, इकोसिस्टम का कारण क्या है, ठीक है, तो ध्वनि तरंगों का जो परिवर्तन है, ध्वनि तरंगों का जो क्या है परिवर्तन है, वो इसका इकोसिस्टम का एक कारण है। और एक यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, ठीक है, प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, मतलब कितने आवृत्ति तक हम लोग सुन सकते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी। अगर देखिए प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कराएगी मतलब उसकी ज़्यादा कितनी होती है, तो 20,000 से हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। अगर नॉर्मल सुनने के लिए बोलेगा तो 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, ठीक है, सुनने के लिए बोलेगा तो 20 से 20,000 हर्ट्ज, और इससे ज़्यादा आपका जिसको सुन नहीं सकते हैं, जैसे मानव कान श्रव्य की बोलेगा तो 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है, बात ध्यान रखिएगा, न्यूनतम 20 हर्ट्ज और अधिकतम 20,000 हर्ट्ज होता है। प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है, ठीक है, जो प्रस्रव्य, देखिए जैसे हम लोग नॉर्मल सुन सकते हैं लेकिन प्रस्रव्य को तो नहीं सुन सकते हैं, लेकिन जो कुत्ता है, डल्फिन है, मछली है, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं ये लोग प्रस्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, मतलब जो बहुत तीव्र गति की ध्वनि होती है उसको भी ये सुनने के लिए क्षमता इनके पास होता है। कुछ है जो आप ओवरऑल इसको देख सकते हैं, जैसे यहाँ से बात पूछा जाता है कि साधारण बातचीत के लिए 30 से 40 डेसिबल होना चाहिए, जैसे 45 तो बताया आपको। तेज बातचीत के लिए 50 से 60 डेसिबल होनी चाहिए। तेज संगीत या शोर के लिए 80 डेसिबल से अधिक, ये भी बहुत प्रश्न पूछा गया है। पेड़ के पत्तों का जो सरसराहट होता है वो 10 से 20 डेसिबल होता है। सायरन एंड पुलिस और एम्बुलेंस का जो होता है वो 110 से 120 डेसिबल होता है।
जेट विमान का 140 से 150 डेसिबल होता है। औद्योगिक संयंत्रों कारखानों में 100 से क्या होता है 120 डेसिबल होता है। बात आपको ध्यान जरूर रखना है। इसके बाद कुछ माध्यमों में कहता है कि ध्वनि की चाल कितनी होती है, जो 25 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मल मतलब जो रूम टेम्परेचर होता है। तो एल्युमिनियम की जो चाल होती है, एल्युमिनियम में जो ध्वनि की चाल होती है वो 6420 मीटर पर सेकेंड होती है। स्टील में 5960 होती है, लोहा में 5950 होती है, कांच में 3980 होती है और जल में 1402 होती है। ध्यान रखिएगा। वायु में पूछा जाता है तो 332 बोला मैंने कहा पीछे कि 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ऑक्सीजन में 316 होती है, हाइड्रोजन में 1286 मीटर पर सेकेंड होती है, समुद्र जल में 1533 और सामान्य जल में 1493। इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। महिलाओं की आवाज पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं का आवाज का तरत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं कि आखिर महिलाओं की आवाज इतनी तीव्र कैसे होती है, तीक्ष्ण कैसे होती है, क्योंकि उन लोग का तरत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। इस बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो यहाँ से ध्वनि जो था एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका चैप्टर था जो मैंने आपको क्लियर करा दिया, और ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। जो भी इसका ऑब्जेक्टिव होगा वो भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद आपका ध्वनि के बाद उस चैप्टर से इंपॉर्टेंट ये चैप्टर ऑप्टिक्स मैंने बोला था आपको, यहाँ से भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। मैंने ऑप्टिक्स भी आज आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। जो 5-6 टॉपिक ही है फिजिक्स में जिसको मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूँ, फिर इसका ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगा। तो आपका यहाँ से फिजिक्स से ज़्यादा उतना क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। और इसके बाद करेंट है, वहाँ से मैं 2-3 प्रश्न जो लेवल के बने हैं उसको भी मैं आपको करा दूंगा। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यहां से ऑप्टिक्स से प्रश्न बने हुए, ध्यान रखिएगा। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के सिद्धांत पे कार्य करता है, याद रखिएगा प्रकाश तंतु। मृग मरीचिका किसका उदाहरण है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। मृग मरीचिका क्या होता है, ठीक है। मृग मरीचिका क्या होता है कि जब हम लोग अभी लू का टाइम है, जब कभी हम लोग सिवान में निकलते हैं तो लगता है कि सामने रोड पे कि पानी भरा हुआ है, लेकिन वहां पे जाने के बाद लगता है कि कुछ नहीं है। तो ऐसी जो भ्रम की स्थिति होती है ये मृग मरीचिका कहलाती है, ठीक है। और इसके भी होने का कारण क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, ध्यान जरूर रखिएगा। आगे, प्रकाश तरंग के वायु से कांच के जाने पर उनके कौन से गुण प्रभावित होता है, तो तरंगदैर्घ्य और वेग, ये दो प्रभावित होता है, ध्यान रखिएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति क्या रहती है, तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको एकदम रट जाइए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति क्या रहती है, तो अपरिवर्तित रहती है, ये ध्यान जरूर रखिएगा। आगे प्रश्न हमारा है कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है, ठीक है। कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ध्यान रखिएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का जो रूपांतरण है वो किस प्रकार होता है, कह रहा है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है, तो प्रकाश ऊर्जा जो है वो किसमें बदल जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा किसमें बदल जाता है, रासायनिक ऊर्जा में। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। आगे है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कनकेव मिरर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली बार भी पूछा गया है। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंप, ठीक है, जो प्रकाश सजावट होता है उसमें विसर्जन जो लैंप होते हैं उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो नियॉन गैस होता है। ध्यान रखना कौन सा गैस होता है, नियॉन। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है जबकि बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होती है, कम होती है। और जब तरंगदैर्घ्य इसकी अधिक है तो विचलन कम होगा, अगर तरंगदैर्घ्य कम है तो विचलन क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्षितिज कराए, क्षितिज यानी हॉरिजेंटल के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है, सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन। क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे है कि वास्तविक सूर्योदय से कुछ समय पहले सूर्य क्यों दिखाई देने लगता है, सूर्योदय हुआ नहीं है लेकिन उससे कुछ समय पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है, इसके कारण क्या है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। याद रखिए प्रकाश का अपवर्तन। जितने भी अमेजिंग कार्य होते हैं जो आपको लगता है कि ऐसा है नहीं और होने वाला ऐसा दिखाई प्रतीत होता है जो आपको, वो सब अपवर्तन है। बात को आप ध्यान रखिए। जैसे आप जो अपनी वास्तविक स्थिति में वो नहीं रहता है, होता है कुछ और, दिखता है कुछ और। जैसे बाल्टी में आप सिक्का रखेंगे तो सिक्का उठा हुआ दिखता है, तो वो भी अपवर्तन है। बाल्टी में आप पेंसिल रखेंगे तो पेंसिल तिरछा दिखेगा बट वास्तव में होता नहीं है वो, तो ये सब क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है। बात को आप ध्यान रखिएगा। खतरे के संकेत के लिए
लाल रंग का प्रयोग ही क्यों किया जाता है? खतरे के जो संकेत है उसके लिए लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल रंग प्रकाश का जो है प्रकीर्णन सबसे क्या होता है? कम होता है। लाल रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे क्या होता है? कम होता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस घटना के कारण दिखाई देता है? ठीक है, जो साबुन का बुलबुला होता है उसमें किसके कारण? तो बहुलित परावर्तन, ठीक है, और व्यक्तीकरण के कारण। बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण के कारण होता है। बात को आप ध्यान जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न है कि स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी, ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है कितनी होती है? तो वो होती है हमारी 25 सेंटीमीटर, जो मैंने आपको पीछे बताया। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। आगे, दीर्घ तरंग की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा लघु तरंग अधिक प्रकीर्णित होता है। कह रहा है कि दीर्घ तरंग की अपेक्षा जो वायुमंडल द्वारा लघु तरंग जो है वो अधिक प्रकीर्णित होता है, इसलिए प्रकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। कैसा दिखाई देता है? नीला। भी ध्यान आप जरूर रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है, तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस द्वारा प्रदान किया जाता है? तो प्रकाश तरंग के द्वारा। किस द्वारा? प्रकाश तरंग के द्वारा। अभी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि विभिन्न माध्यमों में बताइए प्रकाश की चाल कितनी होती है ना। यहां से भी प्रश्न पूछे तो ये भी ध्यान आप ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा। निर्यात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कांच में 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जल में 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। रॉक सॉल्ट में 1.96×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। टारपीन का तेल पूछा गया यहाँ से 2.04×10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि वायलिन जो होता है 1.96×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। परंपरागत कैमरे के किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जाती है? करेक्ट, किस भाग से आंखों के रेटिना की तुलना की जाती है? तो वो फिल्म होता है। क्या होता है उसमें? फिल्म, उसी से की जाती है। अगला है, एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कह रहा है कि एंडो जो स्कोप है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कण दोनों। ये इधर भी चीजों के लिए नोबेल पुरस्कार में मिला हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तरंग एवं कण क्या होती है? दोनों होती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कि जो हीरा है वो उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए तराशने पर उसकी चमक क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो हीरे का अपवर्तनांक ज्यादा होता है, इसलिए हीरा चमकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। प्रकाश की गति किस माध्यम से सबसे कम होगी? तो कहेगा किस माध्यम में कम होगी? तो हीरा में। किस में होगी? हीरा में, ठीक है। किस में? हीरा में सबसे कम होती है। अस्त होते हुए सूर्य लाल रंग की क्यों दिखाई देता है? ठीक है, अगर लाल रंग की कहेगा, ठीक है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लेकिन उसकी आकृति की स्थिति कहेगा तो अपवर्तन के कारण। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रिक पुंज, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक पुंज को फास्फोरस कार्टेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंब के पर्दे पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? तो रोस्टर स्कैन। क्या कहलाता है? रोस्टर स्कैन कहलाता है। ध्यान रखिएगा। दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कि दृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। किसे किया जाता है? उत्तल लेंस का। ध्यान रखिएगा। नीला, हरा एवं लाल, ठीक है, नीला, हरा एवं लाल जो तीन रंग है इसको प्राइमरी कलर कहा जाता है, प्राथमिक रंग कहा जाता है। और इस तीन रंग से ही मिलाकर अन्य प्रकार की रंग बनाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। वस्तु के त्रिविमीय यानी 3D प्रारूप को अंकित तथा पुनरावृत्त करने की तकनीक को क्या कहते हैं? तो होलोग्राम। क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोग्राफी। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तो उसके तरंगदैर्घ्य से। किसको होता है? उसके तरंगदैर्घ्य से। पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? कह रहा है कि पढ़ने में काम आने वाले दर्पण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो है आपका उत्तल लेंस। कौन सा है? उत्तल लेंस। यदि वायुमंडलीय अनुपस्थिति हो, ठीक है, कह रहा है कि यदि वायुमंडलीय अनुपस्थिति हो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा और इसलिए प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? काला। कैसा दिखता है? काला। तो इस बात को आप ध्यान जरूर रखिए, कैसा दिखता है? काला।
तो इस तरह से पीछे भी मैंने आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और आज भी मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिया। इसके बाद और 1-2 चैप्टर इसमें बचे हुए हैं जो मैं आपको पूरी थ्योरी करा दूंगा और इसके बाद इसका पूरा ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। यहाँ से आपके फिजिक्स के कंप्लीट हो जाएंगे, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट वाला जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे गए थे ओम के लॉ से, तो भी मैं आपको करा दूंगा। जय हिंद। आप अच्छे से वीडियो को जरूर एक बार देखिएगा, इसके बाद आप